बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ETN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल साहब ने, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट फौजिया शाहिद साहबा ने। आज की टॉप स्टोरी जो जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो आपको याद होगा कि कराची में एक वाक़या हुआ था, जिसमें कैप्टन सफदर जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको गिरफ्तार किया गया था। और उस पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से दरख्वास्त की थी कि कमेटी बनाई जाए, इंक्वायरी कमेटी, और इसकी तफ्तीश की जाए कि किन लोगों ने उनको अगवा किया या अरेस्ट किया, व्हाटएवर जो भी सूरत हाल थी, क्योंकि वो उस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी हुई थी और उसमें आईजी साहब को भी जो है कोट एंड कोट अगवा किया गया था और एफआईआर दर्ज करने के लिए बड़ा प्रेशराइज किया गया था, और बहुत अनटूवर्ड सिचुएशन जो है वो मुल्क में पैदा हुई थी। और अब उसकी रिपोर्ट आज सामने आ गई है। आईएसपीआर ने बताया है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि आईएसआई और रेंजर्स के कुछ अफसरान इसके अंदर मुलव्वस थे, और जिनको उनकी मुलाजमतों से इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है, और उनके बारे में एक तफसीली कार्रवाई जो है वो जो मुतलका महकमे हैं वो करेंगे। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, और पहली दफ़ा शायद मैं तो अपनी जो जर्नलिस्टिक कैरियर है, जो कि बहुत छोटा नहीं है, उसमें पहली दफ़ा ये मैंने ये देखा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जो कमेटी बनी, उसमें रेंजर्स और आईएसआई के जो अफसरान थे उनको जिम्मेदार करार दिया, और जो उसमें मुलव्वस थे उनको सस्पेंड किया गया या वट जो भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, और बाकी उनको महकमों को ये कहा गया कि वो इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और शायद जो हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे सियासतदान भी बात कर रहे हैं इदारों की अकाउंटेबिलिटी की, तो ये शायद उसकी तरफ एक कदम है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सऊदी अरब ने $2 मिलियन देने थे, वो क्यों पैंतरा बदल रहा है, वादा जो उसने किया था। तो क्या हमें अब कोई गाना गाना पड़ेगा कि किया था जो वादा वो निभाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है उसको काफ़ी मुश्किलात इस हवाले से सामने आ रही हैं, और वो आगे पीछे अपने पूरे घोड़े दौड़ा रहे हैं ताकि $2 मिलियन जो हैं वो किसी तरह आ जाएं, ताकि जो कर्जे की अब जो पेमेंट्स करनी है, जो भी सूरत हाल है, जो उनका इस्तेमाल होना है वो हो सके। तो ये भी एक बड़ी क्रूशल सूरत हाल है। सऊदी अरब को हमेशा भाई और बड़ा काबिल एतबार दोस्त और सारक समझा गया। तो वो क्या वजूहात हो सकती हैं कि इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले फौजिया शाहिद साहबा अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और जो टॉप स्टोरी है इसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर अनवर इकबाल साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे। फौजिया शाहिद साहबा, जी। ये काफी अहम खबर नहीं है ये? आईएसआई और रेंजर्स बहुत के अफसरान को मुअत्तल किए जाना, उनको उनकी नौकरियों से हटाए जाना, और उनके इदारों को कहा जाना कि भाई इनके खिलाफ जो भी तादीबी देखिए कार्रवाई बनती है वो की जाए डिपार्टमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक। देखिए मुनीर, मेरा ख्याल है कि हम्म। जो हम बार बार अक्सर बात करते हैं जी। कि अगर इदारों पे उंगली उठती है तो इदारों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, ताकि उस पे होने वाली बात जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आज का जो बहुत बड़ा फैसला है, जो आपने तो खैर कहा कि पहले नहीं सुन हुआ या नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन एक बहुत पहले बड़ा फैसला हुआ था। आपको याद होगा कि एक मेजर अरशद गालिबन उनका नाम था, रेंजर्स से उनका ताल्लुक था। उन्होंने कोई फायरिंग करते हुए एक लड़का था, नौजवान था, उसको मार दिया था। वो एक बहुत बड़ी उस वक्त वायरल हुई थी, सारे सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा तस्वीर चली थी, विजुअल जो थे उसके चले थे। उसके बाद उसका भी कोर्ट मार्शल हुआ था, और वो भी एक बहुत संजीदा सतह पे उसका नोटिस लिया गया था, उसका कोर्ट मार्शल हुआ था।
اور اس کے بعد پھانسی بھی دے دی گئی تھی. یہ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے اور وہ بھی اتفاق ہے کہ کراچی سے ہی تھا وہ تعلق اس وہ کا. آپ نے یاد کرایا تو یاد آیا. جی. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم جو اس سے اگر میرے ذہن میں چونکہ اس سے ریلیٹڈ ایک جو بہت اہم چیز تھی، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے دیکھیے اس میں میرا اپنا خیال ہے کریڈٹ جو ہے وہ اداروں کو، چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ فوج ہے، دونوں کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی سویلین گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کو بھی جاتا ہے. انہوں نے بہت بر وقت کیونکہ ایک اگر وہ تو بعد میں ڈیٹیلز آئیں گی کیا وجہ تھی کیوں کیا گیا، لیکن چونکہ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کراچی گئی تھی اور وہاں سندھ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، تو اس وقت جس طرح ان کے جلسے ہو رہے ہیں، پھر ان کی بد اعتمادی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت آئے روز بات ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی، نون نہیں ٹھیک چلے گی، دونوں نہیں چلیں گے، یہ مستقل ہو رہی تھی. اور ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی پولیٹیکل انٹینشن ہو کہ دونوں پی ڈی ایم کے خلاف کوئی کاروائی یا پیپلز پارٹی اور نون میں بد اعتمادی پیدا کرنے کے حوالے سے کوئی بڑی بات کی گئی ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ابتدائی فائنڈنگ ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ آئی جی کو کڈنیپ کیا گیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس میں ظاہرہ کہ پولیس کو میں جو کریڈٹ دے رہی ہوں اور انہوں نے اپنے ادارے کے حوالے سے جس طرح جو سٹینڈ لیا تھا، سب سے پہلے تو انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ 2 ماہ کی رخصت لے لی تھی اور ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے. اس سے پہلے ایک اور جو بہت اہم بات ہوئی تھی کہ فوری طور پہ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے پورا اشارہ دیتے ہوئے آرمی کے اداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا جائزہ لیا جائے. اور اگلے ہی لمحے جو ہے آرمی چیف نے بلاول بھٹو کو فون کر کے انہیں یقین دلایا تھا اور اس کے ساتھ ہی انکوائری جو ہے ان کو کہہ دی تھی کور کمانڈر جو کراچی ہیں. تو یہ ایک کچھ اس قسم کی بات ہوئی. ابھی چند دن پہلے کیونکہ 10 دن کی بات کہی گئی تھی کہ 10 دن میں انکوائری ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ 20 دن ہو گئے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وقت تو درکار ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی ٹینشن ہو جاتی 2 اداروں کے درمیان. اور چونکہ کراچی میں بہت سے علاقوں میں آپ کو معلوم ہے کہ رینجرز ہیں، پولیس بھی وہاں ہوتی ہے، تو یہ ایک مستقل جو ہے 2 اداروں کی شدید قسم کی کشیدگی جو ہے وہ ہو جانی تھی. یہ اس اقدام سے اب آگے جو بھی ہے وہ مارک کر دی گئی ہے، آرمی چیف کو بھیج دی گئی ہے انکوائری، اور جی ایچ کیو میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید اس پہ جو بھی عمل ہوگا فوری طور پہ تو ان کو الگ کر دیا گیا، ان کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا. اب جی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی ایک بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑے کرائسس سے ہم بچے ہیں. اور دوسرا یہ جو بار بار آ جاتا تھا ہر چیز میں، کم از کم اب یہ ہوگا کہ وہ اکاؤنٹیبل سمجھے جائیں گے. آئی ایس آئی کی بات کر لیں یا رینجرز کی بات کر لیں، کیونکہ اس میں آئی ایس آئی کے ایک میجر بھی ہیں اور رینجر کے آفیسرز بھی ہیں. تو ایک تو یہ لوگوں کو، عوام کو بھی اطمینان ہوگا کہ وہ بھی اب کہیں کسی سطح پہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. وہ صرف مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوں گے کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کریں یا لوگوں کے معاملات میں کس طرح دخل اندازی کریں. تو وہ بھی اب آنے والے افسران بھی محتاط ہوں گے اور بہتر طور پہ آنے والے وقت میں فضا پیدا ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے. انور اقبال صاحب، سوال تو آپ نے سن لیا. جو ٹاپ سٹوری آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس انکوائری رپورٹ کے بعد افسران کا اور جوانوں کا، آئی ایس آئی اور رینجرز کا، ان کو اپنی ملازمتوں سے فارغ کر کے ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں واپس کر دیا گیا. جہاں پہ وہ پوسٹڈ تھے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پبلک ڈیسیجن ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک پبلک ڈیسیجن کے طور پر. کیونکہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کہا جاتا ہے کہ اس میں محکمانہ کارروائی کی گئی اور فلاں کر دیا، اور کبھی اس کو بہت زیادہ اس طرح سے نہیں رکھا گیا. لیکن جیسے فاضل شاہ صاحبہ نے کہا کہ ایک
बर वक्त जो पॉइंट जो है वो रेस किया गया और उस पर बर वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उस पर एक्शन लिया, इंक्वायरी कमेटी बनी, रिजल्ट सामने आया। आप क्या समझते हैं अनवर इकबाल साहब कि क्या इम्पैक्ट इसका आएगा? मुझे साहब सबसे पहली बात यह है तो जो कोई अच्छा कदम उठाया जाए उसको वेलकम करने जी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुस्तहसन और बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि बहुत शदीद ज़रूरत है हमारे मुल्क में अदारों के का रेट इस्टेब्लिश करने की और अदारों के दरमियान फर्क वादा करने की। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि अगर आप देखें दुनिया में तकरीबन यूनाइटेड नेशन के मेंबर है 195 ममालिक हैं। 195 ममालिक का आप जायजा लें तो उनमें 20, 25, 30 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्तहकम हैं और जहाँ नज़्म ज़ब्त है, जहाँ कारोबारी ज़िंदगी जो है मुनासिब तरीके से चल रहा है। कि वो कौन ममालिक है? ये वो ममालिक हैं जहाँ सारे अदारे अपनी अपनी जगह पे फंक्शन करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ सिर्फ एक अदारा फंक्शनल हो, मजबूत हो और वो मजबूत मुल्क समझा जाता है। उसमें ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ सिर्फ फौज मजबूत है और ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ सिर्फ सियासतदान मजबूत है। मसलन आप वो देख लें, सोमालिया को देख लें, मौरितानिया को देख लें कि वहाँ सियासतदान इतने ज़्यादा मजबूत थे कि उन्होंने अपनी अपनी मलेशिया बनाई हुई थी और वो लड़ के आपस में उन्होंने मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, इसी तरह लीबिया में देखें जो गद्दाफी वो 50 साल तक रहे और इतने मजबूत थे, लेकिन मुल्क मुस्तहकम नहीं सका, मुल्क टूट गया। मुल्क वही मुस्तहकम होते हैं जहाँ सारे अदारे होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी अफवाज ने बहुत ये अच्छा कदम उठाया है और मजीद ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसमें वादा हो जानी चाहिए ये बात कि भाई ये आपका डोमेन है, इसमें आपने काम करना है, ये पुलिस का डोमेन है, ये म्यूनिसिपैलिटी का डोमेन है, ये वाटर डिपार्टमेंट का डोमेन है, ये इसका डोमेन है, उस मुताबिक करें। अक्रॉस द बोर्ड काम करने की इजाजत सिर्फ एक अदारे को होती है और वो है जुडिशरी। जुडिशरी को ये इख्तियार होता है कि हर अदारे की जवाबदेही कर सके, हर को बुला के पूछताछ कर सके, उसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं होता और ये बात पाकिस्तान में अच्छी तरह इस्टेब्लिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। यकीनन ये कदम जो उठाया गया है और ये इंक्वायरी रिपोर्ट को जो मंजर-ए-आम पर लाया गया है और जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो अब हम ज़रा सीआर शमशी साहब की तरफ जाएंगे कि ज़ाहिर है कि सीआर शमशी साहब, ये जो एक फैसला आया है इस पे आपकी भी हम राय लेते हैं कि ये बहुत एक लिहाज से देखा जाए तो जो बिल्कुल जिसे कहा जाता था कि आईएसआई जो है और रेंजर्स जो हैं वो बिल्कुल एक अच्छे घोड़े की तरह एक्ट करते हैं और जो भी सूरत हाल है उसको बिल्कुल अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन कि इस तरह की अनटूवर्ड जो भी कार्रवाइयाँ हैं उनमें। तो सीआर शमशी साहब अपना माइक ज़रा ऑन करें और बताएं कि इसके ऊपर पब्लिक रिस्पांस तो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर लोग बात करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और ज़ाहिर है कि एक इदारे का इमेज जो है ख़ास तौर पे जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने चूँकि ये पूरा इनिशिएटिव लिया था, उनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, इस वक्त मीडिया के अंदर भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और इस फैसले की वजह से जो है अवाम जो है वो भी बड़ी वो कर रहे हैं। सीआर शमशी साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ मैं अनवर इकबाल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुल्क वही बावकार होते हैं और मजबूत होते हैं जहाँ तमाम अदारे आइन के मुताबिक अपने दायरा कार में रहते हुए काम करते हैं। तो इस हवाले से ये जो एक नोटिस हुआ था और इसमें देखें ये कोई बहुत से अलमिए हुए हैं हमारे मुल्क में, बहुत बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक वाक़या था कि एक फोर्स का सरबराह जिसने लोगों की हिफाजत करनी होती है वो खुद गैर महफूज हो गया और उसको अगवा कर दिया गया। तो इससे तो आपकी जो आइन की बुनियादी मुल्क की किसी की भी
कुछ एक चूल्हे हिल के रह गई थी और इस पे ज़ाहिर है कि एक नोटिस हुआ है, उसमें ताख़ीर भी हुई है और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक जो आदत है कि वाक़या होता है और हम भूल जाते हैं। और आप देखें कि चंद दिन पहले जब बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू दिया एक BBC को, जिसमें से बहुत से मानी निकाले गए, लेकिन उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। 3 हफ्ते हो गए हैं उसके बाद ये वाक़या रिपोर्ट सामने आई है और इसमें अच्छी बात है और एक जो अच्छी बात होती है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए, लेकिन अभी ये अधूरा है। अभी तक जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके नाम मंजर आम पर नहीं लाए गए। देखिए, पाकिस्तान का हर फर्द, हर अदारा मोतबर है। अगर कोई गलत काम हुआ है, जुर्म हुआ है, तो जो भी जिम्मेदार हैं उनके नाम लोगों के सामने आने चाहिए और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इसका अगला मरहला सामने आएगा और जो भी लोग इस वाक़या के जिम्मेदार हैं उनके नाम भी और उनको क्या सज़ा हुई है, ताकि आइंदा के लिए कोई अदारा अपनी हदूद क्रॉस ना कर सके। फजल शाह साहबा, इस अमल से जो सिविलियन इदारे हैं उनके अंदर क्या आप समझते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा या देखिए, जिस तरह एक बेहतर तौर पे इस फैसले को लिया जा रहा है और जो भी ज़ाहिर है कि बाद में इक़दाम होते हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी इब्तदाई तौर पे तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है, इससे उन इदारों पे उठने वाली एक तो उंगली जो बार बार उठाई जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि जब भी कभी बात आता है, अगर आप यहाँ पाकिस्तान में अगर देखें तो किसी की कहीं भी कोई वजह होती है, पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, तो फौरी तौर पे एजेंसीज की तरफ, इदारों की तरफ उस पे उंगली उठाई जाती है। एक तो मेरा ख्याल है कि इस पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों इदारों के माबैन एक जो खदशा था कि बहुत बड़ी कोई रिफ्ट पैदा हो सकती है, वो भी खत्म होगी। और दूसरी बात ये, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जाहिर है कि एक पुलिस के सरबराह एक उस वक्त जो सूबे में होते हैं वो बहुत अहम होता है, पूरी उसने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सारा उसने काम करना होता है। वो जो कार्रवाई करने के बाद अगर मुतलका अफराद को सज़ा दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है, तो यकीनन पुलिस के इदारे में जो एकदम शटर हो गया था वो एतमाद तो बहाल होगा और वो बेहतर तौर पे यकीनन काम कर सकेगा। और सबसे अहम बात, इदारों के माबैन जो है तसादम का जो खतरा था वो मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा जी अनवर इकबाल साहब। मुनीर साहब, क्या आपने देखा होगा पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि किसी ज़माने में रेंजर्स ने बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनको कराची में थाने कायम करने की इजाज़त दी जाए। तो रेंजर्स के थाने हो जहाँ लोग आगे शिकायत रजिस्टर कराएं, वो केस करें, वो करें। अब इससे एक बात साबित होती है कि जब आप बार-बार किसी अदारे को लाते हैं, सिविलियन लाइफ जो होती है बड़ी लुक्रेटिव होती है। उसमें हर किस्म की लालचें शामिल होती हैं, जो भी हाकिम होता है उसको दी जाती है और इसीलिए फौज को सारी दुनिया में सिविलियन लाइफ से अलग रखा जाता है कि सिविलियन लाइफ में करप्शन होती है, सिविलियन लाइफ में लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, सिविलियन लाइफ में बदनवाजियां होती हैं। तो इसलिए उनको फौज को और फौजी लश्करी इदारों को दूर रखा जाता है। अब मैं समझता हूँ कि कराची की सूरत-हाल ऐसी है, इसकी वजह से मजबूरी है कि आपको रेंजर्स और अफवाज की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ज़ाब्ते और कवानीन बनाए जाएँ और एक पूरा तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाए। और मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को जगह-जगह शहर में रखने के बजाय उनको शहर के इर्द-गिर्द ही बाज़ाब्ता प्रॉपर कैंप बना के, और पैंट मुरादिनी के खेमे हो, बिल्डिंगें बनाई जाए और उसमें उनको रखा जाए। जब ज़रूरत हो तो वो 10-15 मिनट के अंदर ऐसी जगह पे हो कि वो फ़ौरन शहर में पहुँच सकें। लेकिन शहर के अंदर हर जगह उनकी प्रेज़ेंस आम हालात सिवाय हंगामों के दौरान, हंगामों को छोड़ के आम हालात में उनको मुस्तकिल प्रेज़ेंस जो है वो इस तरह के कन्फ्यूजन को क्रिएट करेगी। उनको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो भी कानून से बालातर नहीं है और एक कायदे हैं, एक ज़वाबित है जिसके तहत वो कुछ ज़वाबित हैं, कुछ कायदे हैं जिनके तहत वो ऑपरेट करेंगे और उनको उनकी पाबंदी उन पे लाज़िम। अनवर इकबाल साहब, बात तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल चल रही है कराची के अंदर
वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल से शहरी जो हैं वो दो चार रहते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। वहाँ पे जो अगवा है और कत्लो गारतगरी, जैसे राह चलते में अभी भी रिसेंटली काफ़ी कत्ल हुए हैं। तो अगर रेंजर्स को वहाँ से स्ट्रीट से हटा दिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि शायद अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना वहाँ की पुलिस की उसमें वो है नहीं, मतलब उनकी मैं स्ट्रीट से हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी, जहाँ जरूरत है वहाँ उनको बिल्कुल उनको डिप्लॉय होना चाहिए, पोस्टेड होना चाहिए, और उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है कराची में अमन अमान बहाल, इसमें कोई शुबा नहीं है, यानी इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुस्तकिल तौर पे शहर में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी डिप्लॉयमेंट हो और शहर के इर्द गिर्द बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आबादी से जरा दूर हटके जहाँ उनका सिविलियन से सामना ना हो और सिर्फ उनका रोप भी रहे, ऐसा रोप भी उनका ज्यादा, वो आए ऑपरेट करें और निकल जाए। बिल्कुल सही। जी सियार शमसी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, जब रेंजर्स या फ़ौज को जब बुलाया जाता है वो एक हंगामी सूरत हाल होती है, और एक जब समझा जाता है कि ये मामला जो है बेकाबू हो गया है तो फिर आप फोर्सेस को तलब करते हैं। लेकिन मामूल के हालात में जो आम जिंदगी के मामलात हैं उसमें यकीनन जो मुतलका अदारे हैं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, और वो बहुत बड़ा उनका एक जाल होता है। यहाँ मैं समझता हूँ कि हम डिक्टेटर्स का हमेशा उसको बुरा समझते हैं और उससे बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। यहाँ एक सियासी जमातों को और सियासी हुकूमतें जो आती हैं उन पर भी मैं समझता हूँ वो बरी ज़िम्मा नहीं है कि वो आज तक जो मतबादल अदारे हैं लॉ एंड आर्डर को बेहतर बनाने के, पुलिस ही ले लें आप, कि आज तक हमारी पुलिस का मजमूई रवैया जो है वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ नहीं है। क्या वजह है कि उसको आज तक हम एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक ऐसी मौसर फोर्स बना सकें कि वो जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर सके, और हमें जो दूसरी फोर्सेस हैं जिनकी जिम्मेदारी किसी और जगह है, उनको जब हम शहरी मामलात पे लाते हैं तो वो यकीनन उसमें सूरत हाल सारी गदला हो जाती है, और वो फोर्सेस भी जो एक उनका अलग तशख़्ख़ुस होता है, वो भी शहर के जो मामलात होते हैं। और शहर में आप देखें, अगर कराची की ही मिसाल ले लें तो कराची को तो दलदल बनाया गया 1985 से लेकर आज तक जो सूरत हाल वहाँ बनी है, किसी अदारे की साख या जो कानून है वो तो निशान, वो रेड लाइंस तो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि पुलिस को तमाम तर दबाव से जो पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है उनको महज डंडे मारने के लिए। आप ये देखेंगे, ये जो चंद दिन पहले एक किसान का मुजाहरा हो रहा था, किसानों का, वहाँ जिस तरह इस्तेमाल की गई पुलिस, फिर मॉडल टाउन का आप मसला ले लें, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमें नज़र आते हैं कि वो सारी सूरत हाल को तबाह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ख़ास तौर पर जो जमहूरी हुकूमतें बनी हुई हैं इस वक्त, उनको सोचना चाहिए। और इस वाक़या के बाद ख़ास तौर पर ये जो कराची का हुआ है आईजी के अगवा का, उसके बाद तो कोई अकल के नाखन लेने चाहिए और अदारों को इतना मजबूत करना चाहिए कि उनकी साख पर वो खुद अगवा ना हो जाएं, जब तक कि कानून का एहतराम जो यकीनी बनाने के लिए पुलिस फोर्स को एक बिल्कुल नए तरीके से असर नो उसका जायजा लेना होगा, उसको करप्शन से, बदनवानी से, और एक खास जो साइकी है कि पुलिस शहर की हाकम बन जाती है, वो पुलिस लोगों की मुलाजम होती है, उसको आम आदमी को उसने तहफ़्फ़ुज़ देना है। यहाँ तो हमने हर ऐसे अदारों को एक खौफ की अलामत बना दिया है कि वो अपनी एक हालांकि पुलिस ना हो तो जैसी भी पुलिस, दूसरा इसका पहलू अमर बात करें, एकदम सड़कों पे और चौराहों पे लूट मार शुरू हो जाए। तो हमें अब बड़ा संजीदगी के साथ पुलिस रिफॉर्म्स करनी चाहिए जो काबिल अमल भी हों, और ऐसी फोर्स सामने आनी चाहिए जिससे आम आदमी तहफ़्फ़ुज़ फील करे और उसको ये एहसास हो
کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, ہم سرے راہ جاتے ہوئے لوٹ نہیں جائیں گے, ہمارا کاروبار کوئی نہیں لوٹے گا, ہماری بچیاں سڑکوں پر اس طرح بے آبرو نہیں کر دی جائیں گی. تو یہ وہ سارے بنیادی سوال ہیں جو جمہوری حکومتوں کی بنیادی اولین ذمہ داری ہے. اگر جو جمہوری حکومتیں یہ نہیں کرتی تو پھر تو یہ سلسلہ جو چل نکلا ہے اس کو آپ باتوں سے, بیانات سے, انکوائریوں سے چند افراد کو مطلع کر کے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جی شکریہ سیار شمسی صاحب. فوزی شاہد صاحبہ, انور اقبال صاحب, ایک ابھی جو بات اٹھائی ہے سیار شمسی صاحب نے پولیس کو دوبارہ منظم کرنے کی اور ایک قابل اعتبار اور ٹرسٹ وردی فورس بنانے کی. آپ کو یاد ہوگا انور اقبال صاحب اور فوزی شاہد صاحبہ کہ 2002 میں ایک پولیس آرڈر آیا تھا, پولیس آرڈر 2002. اس میں کافی ریفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ تجاویز آئی تھیں اس آرڈر کے تحت. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس آرڈر کا کیا بنا. ریفارمز اس وقت سے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آئی, اور کیا جو صورتحال ہے پولیس کی اس کو ہم دوبارہ منظم کر سکتے ہیں, ایک ٹرسٹ وردی ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں, اور کیسے؟ یہ دونوں, یہ سوال آپ دونوں حضرات آپ سے ہے, فوزی شاہد صاحب اور انور اقبال صاحب. جی فوزی شاہد پہلے آپ اس پہ کمنٹ کریں. یہاں تک 2000 کا جو ہے اس کے ریفارمز کچھ کی بھی گئی تھی, لیکن دیکھیں سمپل سی بات ہے, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایک انہوں نے ٹاسک فورس تھی جس میں مجھے بھی بلایا تھا, اور میں نے اس میں ایک بات کہی تھی جس پہ سب نے تقریباً ایگری کیا لیکن عمل نہیں ہوا تھا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں جو بار بار آپ کو ذرا سی بھی ملک میں کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے, کسی جگہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے, ایون فلڈ کی بات دیکھ لیں, تو میں نے کہا کہ آپ کو فوری طور پہ جو آرمی کو رجوع کرنا پڑتا ہے, کیا آپ چند کشتیاں جو ہیں پولیس کو نہیں دے سکتے, یا اس طرح کی کوئی سیٹ اپ نہیں ہو سکتا, یا پولیس کو آج کل کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ ٹریننگ جو ہیں کیا اس لیول پہ نہیں دی جا سکتی. بہت سے کام ہیں. پرابلم یہ ہے کہ نہ تو وہ نکلنا چاہتے ہیں اور نہ ہی جو بہت ادارے ہیں ان کو آزاد اتنا چھوڑنا چاہتے ہیں. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ جہاں تک کسی بھی صوبے کی بات کریں یا کسی کے بھی علاقے کی پولیس کی, آج کل جو لیٹسٹ جو بھی ایکوپمنٹ ہے آپ ان کو دیں, آپ ان کو جو ہے ٹریننگز دیں لیٹسٹ. آپ آج کل تو بہت زیادہ وہ میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ صرف ایک ادارے کو تو آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں, دوسروں کو نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ پولیس کے بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے جو ٹریننگ ان کی ہوتی ہے اچھی خاصی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن سوفسٹیکیشن جو ہے ان کو کیوں نہیں دی جا سکتی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے, میں ذاتی طور پہ میں تھوڑا سا اختلاف رکھتی ہوں آپ کہ رینجرز تعینات کرنا, یا اس کے میں کوئی زیادہ اتنی حامیوں میں سے نہیں ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ ان کو لیٹسٹ ٹریننگ دیں, آپ ان کو لیٹسٹ جو سامان ہے اس سے اکوپڈ کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں بھی ہم نے پولیس کے بھی بہت اعلیٰ افسران دیکھے ہیں, جہاں ہم نے پولیس کے بہت اعلیٰ افسران دیکھے ہیں, بہت کام کرتے دیکھے ہیں, وہاں ہم نے رینجرز کے انتہائی نیگیٹو چیزیں بھی دیکھی ہیں. ابھی یہ ایک واقعہ ہے, اس سے پہلے واقعہ, اور بہت سے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. تو جہاں بھی اختیار دیا جاتا ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں. پولیس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں اس کو زیادہ اختیار ہوتا ہے تو وہ اپنا اختیارات کا استعمال اس طرح کرتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پولیس کو ٹرینڈ زیادہ کیا جانا چاہیے, اور اگر ضرورت سمجھی جائے تو زیادہ تعداد بھی بڑھانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پولیس کے ساتھ, کیونکہ یہاں اسلام آباد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے, اگر فرض کیا, میں یہ ویسے فگر بتا رہی ہوں, 1000 کی آپ کی اسٹرینتھ ہے تو 600 تو آپ نے ڈیوٹیز اس پہ لگا دیتے ہیں, سوری اس کی پروٹوکول پہ لگا دیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد باقی تعداد آپ کم رہ جاتی ہے, پھر ادھر سے پکڑتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پروٹوکول ڈیوٹی ہے. انور اقبال صاحب, یہ کیا ٹریننگ کر کے جتنی ڈنگی پولیس ہماری ہو چکی ہوئی ہے یہ گروم ہو جائے گی اتنی جس کے اوپر شہری اعتماد کر سکیں؟ اس میں کئی باتیں منیف صاحب. سب سے پہلی بات ہے مسئلہ پولیس اور فوج کا نہیں ہے, مسئلہ معاشرے کا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ جس کسی کو اختیار دیں وہ حاکم بن جاتا ہے اور وہ بدماشی کرتا ہے, بالکل کرتا ہے,
دباتا ہے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے, محاورہ بن گیا ہے کہ ایسی سرکاری نوکری کا کیا پتہ جس میں روپ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو روپ تو ڈالا جاتا ہے, اور ہمارا معاشرہ سے کسی آدمی کو, خود ہمارے ایک سول سیکرٹری صاحب اور ایک ریٹائرڈ جنرل یہاں آئے ہوئے پریس کانفرنس کرنے مشرف کے زمانے میں, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ وزیر بھی تھے ان کی حکومت میں, تو انہوں نے احسان الحق میرا خیال نام تھا اس طرح کچھ, انہوں نے یہ بات مانی, کہنے کہ ہاں ہمارے جو آدمی MBBS کر لے, انجینئرنگ کر لے, فوج میں کمیشن لے لے, CSS پاس کر لے, اس کے گردن میں سریا آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے. اس کو آپ کیا نکالیں گے؟ ڈاکٹر بھی بدتمیزی کرتا ہے, انجینئر بھی بدتمیزی کرتا ہے, پولیس والا بھی کرتا ہے. تو ایک تو معاشرے میں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, معاشرے میں یہ ساتھ دینا. ہمارے یہاں وہ چیز اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکی کہ ایک عام پاکستانی کے طور پہ عزت ہونی چاہیے. جو میں نے افغانستان میں دیکھا ہے افغان کی ایز این افغان عزت ہے, ایران میں دیکھا ہے ایرانی کی ایز این ایران, سعودی عرب میں دیکھا ہے میں ایک سعودی کی ایز این سعودی عزت ہے, امریکہ میں ایک امریکی ایز این امریکن عزت ہے, برٹن میں برٹش بڑے فخر سے کہتے ہیں اپنے دوسرے اس کے بارے میں جو ان کا نیٹو یہاں کا نسل در نسل رہ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہی از این امریکن, ہی از اے برٹش, ہی از این افغان. تو وہ ہمارے یہاں اسٹیبلش نہیں سکا, تو کوئی ہمارے عام آدمی کی عزت نہیں ہے, لہٰذا اس لیے زیادتیاں ہوتی ہیں. اول دوسری بات جو ہے ان کی فوجی صاحبہ کی, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ فوج کو آپ ایسے ہتھیار دیں, ایسی ٹریننگ دیں کہ پولیس کو ایسے ہتھیار ایسی ٹریننگ دیں کہ اس کو فوج کے مقابلے میں لا کھڑا کریں. ایسا نہیں ہوتا, ہمیشہ فوج کے مقابلے میں پولیس کے پاس ہتھیار انفیریئر ہوتے ہیں, ٹریننگ انفیریئر ہوتی ہے. پورے امریکہ میں پولیس کے پاس ایک پستول ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, برطانیہ میں تو پستول بھی نہیں ہوتا, زیادہ تر ان کے پاس ڈنڈا ہی ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کے پاس پستول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ڈنڈے سے تو کام نہیں چلے گا, لیکن ہمارے یہاں جو رائفلیں دی ہوئی ہیں, جب کچھ سب کچھ دی ہوئی ہیں, وہ کافی. ہاں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹریننگ صرف فزیکل ٹریننگ نہیں, مینٹل ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت ہے. تنخواہیں میں اتنا اضافہ کریں کہ ان کے لیے ممکن ہو ایمانداری سے کام کرتے ہوئے بھی زندگی گزارنا, تاکہ وہ ایمانداری سے کام کریں. اور دوسری طرف ان کو آپ مینٹلی تیار کریں اس بات کے لیے کہ بھائی تم بھی ایک کارکن ہو اور تم نے عوام کے لیے کام کرنا ہے, تم عوام کے حکمران نہیں بن گئے. اسی طرح رینجرز, اب فوجی صاحبہ کی بات صحیح ہے کہ رینجرز کو آنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے ملک کے حالات ہے کیا کرے. کراچی میں جو مختلف اتنی حقیقت ہے, مان لیں اتنی گروپ جو آباد ہیں, ان میں اتنی ٹینشن ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں جناح ہاسپٹل میں, رات ہو گئی, ایک صاحب مجھے ملے, وہ ڈاکٹر تھے, بالکل جونیئر ابھی بھی لگے تھے, لاہور کے تھے, ان سے بات ہونے لگی تو اتنے میں کراچی پریس کلب کے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے مجھ سے, ڈاکٹر صاحب سے میں پنجابی بول رہا تھا, تو ایک وہ آئے مجھ سے وہاں کے کراچی پریس کلب کے کچھ لوگوں نے کہا انور صاحب آج آپ کی سسٹر کی طبیعت لگتا ہے کچھ بہتر ہے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں, آج ڈنر کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں کہنے کا اچھا ہم گاڑی لے کے آتے ہیں. تو وہ باہر گئے, تو یہ جو ڈاکٹر تھا مجھ سے پنجابی میں کہنے کا یار یہ اردو اسپیکنگ ہے, میرا مشورہ ہے رات کو نہ جاؤ ان کے ساتھ, ادھر ادھر جا کے مار دیں گے. میں نے کہا یار اتنا شک ایک دوسرے پہ کہتا. ہاں, تو میں نے کہا یہ تو ہم سنا کرتے تھے ہندو مسلمان کے بارے میں 1947 سے پہلے, تو کراچی میں معاف کرنا اتنی نفرتیں ہیں کہ ایک ایتھنک گروپ کے لوگ دوسرے ایتھنک کے علاقے میں راتوں کو جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو وہاں آپ کو رینجرز کی ضرورت ہے, فوج کی ضرورت ہے, لیکن ان کی حدود متعین ہونی چاہیے, ان کے علاقے متعین ہونے چاہیے, ان پہ بہت سخت پابندیاں ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے اداروں کے اختیارات سے نہ کریں. بالکل صحیح. آخری سوال اس ٹاپک کے حوالے سے, ابھی تو یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ISI اور رینجرز کے کچھ افسران نے اپنی حد سے تجاوز کیا. ابھی تو صرف انکوائری نے یہ کہا ہے, ابھی تعدیبی کارروائی کیا ہوگی اور وہ کس طرح سے ہوگی, اور وہ کیا پبلک ہوگی نہیں ہوگی, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی آگے کی بات ہے. تو سیاہ شمسی صاحب آپ ذرا اپنا مائک آن کریں اور ذرا اس کے اوپر ہم تھوڑے آپ ذرا بریفلی اس کے اوپر. فضل شاہ صاحبہ, میرا خیال ہے سیاہ شمسی صاحب آ گئے. سیاہ شمسی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ یہ ابھی یعنی ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی ہے, ملزمان جو ہیں وہ نامینیٹ کیے گئے ہیں, تعدیبی کارروائی ان کے ڈپارٹمنٹس کریں گے. اب دیکھیے منیر صاحب, جی منیر صاحب جو آپ کا سوال ہے, میں پہلے بھی اس پہ تھوڑا بات کر چکا ہوں کہ
कानून की खिलाफ वर्जी अभी जितनी भी हमने गुफ्तगू की है वो क्या हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम किस जानब इशारा कर रहे हैं, हम बार बार रोज क्या बात कर रहे हैं कि कानून होता है उसका जो एक इस्तेमाल होता है, वो जब आप तक एक बराबर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर चीजें जो है वो उलझ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक चीज हुई है और बहुत आला सतह पर इसकी इंक्वायरी हुई है और ये जिम्मेदार अदारे का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने इसका नोटिस लेकर इंक्वायरी कराई है। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आगे बात जरा करना चाहता हूं कि इस सारे मंजरनामे में वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ है, जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी, जिनसे जब ये वाकया हुआ और उनसे पूछा गया किसी एक चैनल के जो बड़ा उनका चहीता चैनल है और एंकर हैं साबर शाकर साहब और वो ARY में उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने इस वाक्य पर कहा कि ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये कोई जोक हुआ है, कोई एक अजीब सा उन्होंने एक नातलकी का ऐलान किया, इजहार किया। तो ये सारी रवैये जब आप ऊपर से नीचे तक आते हैं तो फिर नीचे वो अदारों पर उसका असर होता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी इसमें जितना बड़ा कोई अफीसर मुलव्वस है उसका नाम सामने आना चाहिए, उसको जो भी सजा होनी चाहिए वो पब्लिक होनी चाहिए ताकि अदारों का जो एक वकार या उनका एतमाद जो शटर हुआ है वो बहाल हो। दूसरी बात यह है कि ये जो हम पुलिस के हवाले से या अदारों के हवाले से जो अभी अनवर साहब ने भी बात की है कि एक आपका प्राउड होता है कि आप किसी मुल्क के शहरी हैं और वो उस शहरी के नाम से ही वो रियासत भी होती है, वो अवाम के नाम पर ही वो कानून बनते हैं, अवाम के नाम पर या पार्लियामेंट बनाते हैं, अवाम के नाम पर या हुकूमतें होती हैं, लेकिन वही अवाम हमेशा पिसती है। तो ये चीज़ें जब तक हम बहाल नहीं करती, ये हम गुफ्तगू में इन लफ्ज़ों से तो ये चेंज नहीं आएगी। ये वो जो जिम्मेदार अदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, हुकूमतें होती हैं, उनको चाहिए कि इस पे रिसर्च करें, लोगों के नफ्सियाती क्या मसाइल हैं, माशी क्या मसाइल हैं, तो आपको ये नए सिरे से अदारे पुलिस के खड़े करने होंगे। और उसमें एक बात जो है रवैया, और एक जो सरकारी मुलाजम है वो सर्वेंट है, वो अवाम का सर्वेंट है, वो उसका हाकम नहीं है। जब तक हम ये जो गलतफहमी है, खुशफहमी है, जो 77 वर्षों से हमने जिसको परवान चढ़ाया है, इस किले को आपको ये जो ज़हनों के अंदर हमने किले बनाए हुए हैं वो गिराने होंगे और इसके लिए ये कोई आसान काम नहीं होगा, किसी को इनिशिएटिव लेना होगा। और खतरनाक बात ये है कि इस तरफ इनिशिएटिव लेने का मुझे कहीं दूर दूर तक तासर नजर नहीं आ रहा। सही, बिल्कुल सही। जैसे हमारे इसका एक पहलू है मुनीर साहब, जी अनवर इकबाल साहब, हमारे यहाँ ये भी हुआ, लेकिन इसमें होता यह है कि अवाम के नाम पर जो अवाम के मुंतखब लोग होते हैं फिर वो बदमाश बन जाते हैं। ये भी देखा गया कि MNAs जो हैं वो जो अपने इलाके के मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर और थानेदार होते हैं उनको काबू कर लेते हैं और उनके साथ मिल के फिर अवाम के साथ ज्यादती करते हैं और वो जाबिर बन जाते हैं, वो कब्जे कराते हैं, अगवा करवाते हैं, कत्ल करवाते हैं। तो हमारा मैंने जो कही ना, बात बुनियादी बात है कि आपको अब अगर आप भी गए होंगे अरब मुल्कों में, आप UAE में चले जाएं, सऊदी अरब में चले, हमसे कम तरक्की पजीर माशरा है, ज़्यादा कबाली माशरा है, लेकिन वहाँ अगर कोई शख्स का ये स्टेब्लिश हो जाए, इसको वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वतनी है यानी लोकल है, तो उसको वो डिमांड करता है एज ए वतनी एक रिस्पेक्ट उसको दी जाए और उसको एज ए वतनी एक रिस्पेक्ट मिलती है। जाहिल आदमी को भी वो हंसते हैं ऑफिशियल, मगर वो कहते हैं साथ में भाई वतनी है, हम क्या करें, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो अगर जब तक आप ये रिस्पेक्ट नहीं देंगे, एक आदमी ये कहते हुए, एक बड़े से बड़ा अफसर और बड़े अदना से अदना आदमी ये कहते हुए फख्र महसूस करे तो भाई ये पाकिस्तानी, इसकी इज्जत हमें करनी पड़ेगी। जब तक आप इस्टेब्लिश, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वरना वो उधर करेंगे, बैलेंस उधर खराब हो जाएगा, उधर जाएंगे, बैलेंस उधर खराब। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत महदूद है और हम बहुत ब्रीफ जो है, मैं आई वुड रिक्वेस्ट फौजी शाहिद साहब और अनवर इकबाल साहब और सियार शमशी साहब के बहुत ब्रीफ अब आप जरा कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर कि सऊदीया ने $2 बिलियन जो देने का वादा किया था, अब उन्होंने वो अपना वादा वापस ले लिया है और हुकूमत जो है उसको ज़ाहिर है कि काफ़ी जो अदायगियाँ वगैरह करनी है उसमें काफ़ी दिक्कत पेश आने वाली है। फौजी शाहिद साहब, देखिए, सऊदीया ने कुछ आपको मालूम है कि 1-2 माह पहले, जबकि खासी सूरत हाल संगीन थी कोरोना के दरमियान,
तो उसने वो जो 1 बिलियन था वो उन्होंने वक्त से पहले तकाजा कर दिया था और मांग लिया था। और उस वक्त आपने चाइना से वो 1 बिलियन जो है वो लेके दिया था। अब फिर ये है कि सऊदीया के साथ हमने उसके बाद जो पाकिस्तान और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात को जिसकी वजह से पहले भी सऊदीया यकीनन नाराज़गी की वजह से उसने लिया था, उसको बेहतर करने पे हमने तवज्जो भी नहीं दी। अगर आप ये देखें कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन सऊदी अरब से हम दावा ज़रूर करते रहे, लेकिन उनको ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हमने किसी जगह मुज़ाकरात नहीं किए, बात नहीं की। इसके बरअक्स हमने हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि वो कशीदगी जो है वो मज़ीद बढ़ गई थी। मेरा ख़्याल है कि अभी जो पाकिस्तान को थोड़ी-सी इम्कान तो अभी ये है कि शायद सऊदीया जो है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, जो रिक्वेस्ट भेजी हुई है, शायद उस पे थोड़ा गौर कर लें। लेकिन इम्कानात ये भी आ रहे हैं कि वो सऊदीया इस वक़्त जो है वो 2 बिलियन वो नहीं देगा। ये तो अब इनकार तो हो चुका है फौजी शाह साहबा। अब ये आपकी मुझे कह रहे इम्कानात हैं और कि खुशफहमी हो शायद सकती है। बात की जा रही है कि शायद इनको राज़ी कर लिया जाए। सही। मतलब इस पे ना बातचीत जारी है। अभी फिर दोबारा जो है ना उन्होंने कोई रास्ते तलाश किया है। हालाँकि इनकार हो चुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो रास्ते तलाश किए हैं। लेकिन बात जो है ना, जिसको कहते हैं ना, मंडे चटती दिखाई नहीं दे रही। अब फिर मुझे एक दफ़ा फिर लगता है कि पता नहीं अब किस तरफ पाकिस्तान रुख करता है, क्योंकि 2 बिलियन उनको अदायगी के लिए चाहिए। इस वक़्त पाकिस्तान का फिर एक दफ़ा जो रेमिटेंस का वो बहुत कम आ रहा है। उसमें कोई ऐसी नहीं, मेरे ख्याल में 12 या 13 बिलियन रेमिटेंस कहा जा रहा है, और उसमें उससे अदायगी भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर एक मर्तबा इन्होंने चाइना की तरफ रुजू करना है। चाइना क्या करता है, क्योंकि हमारा भी जो सी पैक है, जो गिलगित से आगे शुरू होना है, वो अभी थोड़ा-सा तातुल का शिकार है। इन्होंने एक वो बना दी थी, सी पैक अथॉरिटी बना दी थी, उसको आप लीगलाइज़ आप उसको कर नहीं सके, वो लैप्स हो गया, वो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स हो गया। इस वक़्त फिर एक जो है ना, उस साइड पे भी हमें बड़ी गैर संजीदा सी सूरत दिखाई दे रही है बिल्कुल सही। कि ये मेरे ख्याल में इस वक़्त थोड़ा ज़्यादा संजीदा है। अनवर इकबाल साहब, ये खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी है कि जो एक सऊदी अरब से हमारे रिवायती ताल्लुकात हमेशा बहुत बेहतर रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं देख रहे हैं। जनाब, मसला ये नहीं है, इसमें ना इमरान हुकूमत का कसूर है, ना बयान का कसूर है, ना पहली हुकूमतों का कसूर है, ना बाद में आने वालों का होगा। बात सारी ये है कि ये कसूर है मुस्लिम दुनिया में पोलराइजेशन का। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि मैं जब जिन दिनों ये वाक़या हुआ था, जब टेंशन सऊदी अरब की उसकी शुरू हुई थी, हमारे पड़ोस में रहते हैं सऊदी डिप्लोमेट हैं, और उनकी साहबजादी और साहबजादे दोनों उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो मेरी बेगम भी पढ़ती हैं, और साथ ही यहाँ से करीब भी है, तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। तो उनसे उसके अलावा यहाँ एक बड़ी महंगी जगह है वाशिंगटन में, वहाँ भी एक दफ़ा जाने के बाद, जहाँ सऊदी अरब ने बहुत सारे अपार्टमेंट दे रखे जहाँ अपने स्टूडेंट्स को ठहराया, तो वहाँ भी मुझे 10-15 स्टूडेंट से ग्रुप डिस्कशन का मौका मिला। वो बड़ी सीधी सी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये डिप्लोमेट के अल्फाज सुना रहा हूँ कि हम तो ये समझते थे कि पाकिस्तान की फौज ईरान के खिलाफ हमारी फौज है, ये हमारी फौज है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी ये फौज, और ईरान के खिलाफ हमारे साथ मिलकर बैठे। अच्छा, जब मैंने आर्गुमेंट करने की कोशिश की तो मैं क्या स्टूडेंट, क्या उनके बच्चे, और क्या खुद डिप्लोमेट साहब, सबकी इरादे कि नहीं, ये चॉइस आपको नहीं दिया जाएगा, आपके पास एक चॉइस है, या आप हमारे साथ हैं या ईरान के साथ हैं, हम आपको ये चॉइस नहीं दे सकते कि आप हमारे साथ या ईरान के साथ। और ये दबाव पाकिस्तान पे बढ़ता रहेगा, और आपको इसका कोई हल ढूंढना है, इस हद तक आपको डिप्लोमेसी करनी होगी, इसका कोई हल ढूंढने, लेकिन ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। सऊदी अरब नहीं मानेगा, सऊदी अरब बहुत नाराज है इस मामले में सऊदी कि आपने यमन में, हालांकि वो यमन में सऊदी अरब ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लेकिन वो समझते हैं कि हम हमारे मजालिम छोड़ दें, आप हमारी फौज थे, हम आपको पैसे देते थे। वो बिल्कुल आपको तनख्वाहदार अपना फौजी समझते हैं, और वो कहते हैं, वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम समझते थे कि ये सुन्नी फौज है, हमारे साथ है। हमने कहा भाई हमारे फौज में तो बहुत बड़ी तादाद में शिया हैं, हमारे जनरल हैं,
वो कहते नहीं, हम तो ये समझते हैं ये सुन्नी फौज है, क्यों के खिलाफ हमारे साथ लड़ेगी। आप बताएं, पाकिस्तान उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को कभी भी ऐसी किसी जंग में नहीं शरीक होना चाहिए जो शिया सुन्नी जंग हो, पाकिस्तान को इससे बिल्कुल दूर होना चाहिए। लेकिन मिडिल ईस्ट में ये पोलराइजेशन बढ़ेगी और पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा और आपकी इमदाद भी रोकी जाएगी और आप पे हर किस्म का प्रेशर डाला जाएगा। सियार शमसी साहब, हर तरह का प्रेशर डाला जाएगा, तो फिर यही अगर सूरत हाल रही तो हमारे जो हालात हैं और जो हमने पेमेंट्स करनी हैं उसमें तो फिर काफ़ी सूरत हाल मखदूश रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह दूसरे ममालिक अपने कर्ज़ों की वापसी के लिए हमसे बात करते हैं, इसी तरह चाइना भी बात कर रहा है कि वो उसके लिए भी एक डेडलाइन है, उस पर आपने उसका चीन का कर्जा भी वापस करना है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो हम कहां पर खड़े होंगे सियार शमसी साहब? हम राजा बाजार में खड़े होंगे। जी देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात। राजा बाजार में तो शायद खड़े हम इस वक्त अमलन 0 पॉइंट पे खड़े हैं। बात यह है मनीर साहब कि हम एक वाकया हो जाता है, अगर जब एक कोई बला सर पे आ जाती है तो हम फिर जागते हैं, आंख खोलते हैं कि क्या हुआ। एक बात तो बिल्कुल हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब गलती हुई वज़ीर ख़ारजा से कि वो जो सफारती आप गिने होते हैं वो उन्होंने तोड़े, पता नहीं किस ज़ोम में उन्होंने तोड़े, और सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो बड़े गहरे हैं और बहुत एक उनमें ये तनाव नहीं आना चाहिए था। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसको ख़त्म करने के लिए भी कोई संजीदा हमें कोशिश नज़र नहीं आई। वो चलो वो हो गया, लेकिन उसके बाद हम जो मुल्क के अंदर 2-2.5 साल से एक मंजरनामा है, उसमें किसी के पास वक्त ही नहीं कि मुल्क की माशी सूरत हाल जो है बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए कि हम रोज़ कहते हैं तबाह हो गई, लेकिन कोई हल होता है ना। ये नहीं है कि हम कोई दुनिया से कट के हैं और ये कोई 22 करोड़ का मुल्क है आखिर, इसमें बड़े-बड़े माहिर बैठे हुए हैं, हफीज़ जो अभी क्या है ये जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं। चंद दिन पहले उन्होंने आकर बड़ा खूबसूरत मंज़रनामा भी खींचा कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी इस्तवार हो गई है, चल पड़ी है, उसके अशारिये, अदाद-ओ-शुमार, वो लफ्ज़ों का हेर-फेर। देखिए, अब इन चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है। आपकी इंडस्ट्री रुकी हुई है, आपके कई हज़ारों की तादाद में छोटे कारखाने बंद पड़े हैं जो मईशत का पहिया चलाते हैं। उसके लिए आपने बिजली और गैस और फिर ज़राअत के हवाले से उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ये बेसिक इश्यूज़ हैं और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो अपोज़िशन और को दीवार से लगाने के लिए खड़ी है, और अपोज़िशन जो है वो बिल्कुल हमला आवर होने को है इस्लामाबाद में। तो इन हालात में जो मईशत है वो कैसे सँभलेगी? दूसरी बात ये है कि अगर हम तवज्जो दे लेते 2014 में, मैं आखिरी जुमला इसको वाइंड अप करूँगा कि 2014 में अगर जिस तरह सी पैक का एक उठान थी और जिस तेज़ी से काम हो रहा था, वो अगर शुरू रहती और ये 4, 5, 6 बरस जो हमने ज़ाया किए, तो आज पाकिस्तान की हालत मुख्तलिफ होती। आपकी सड़कें और पहिया चल रहा होता मईशत का। अब भी मैं समझता हूँ कि सी पैक की तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दी जा रही, जिससे आप इन दलदल से निकल सकते हैं। आप मईशत का बुहरान हल कर सकते हैं किसी हद तक। एक तो ये करना होगा, और दूसरा सफारती सतह पर हमें अपने मुल्कों के साथ तल्लुकात को एक बेहतर अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ करना होगा, ताकि ये जो कशीदगी आ रही है, शिया सुन्नी के मामलात हैं, मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मसलक की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। वो दोस्ती होती है, ताल्लुकात होते हैं, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, और आज की दुनिया में वो मफादात को हमें महसूस करना होगा, उसका इतराफ़ करते हुए आगे कदम उठाना होगा ताकि रास्ता मिल सके। जी, फौजे शाहिद साहबा, अनवर इकबाल साहब, फौजे शाहिद साहबा से एक ब्रीफ कमेंट ले लें, फिर आपकी तरफ मैं आता हूँ। सियार शमसी साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने पे तुली हुई है, सारी एफर्ट्स उस पर लगा रही है। दूसरी तरफ दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए हैं, वो हमें पता नहीं किस तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में हम कोई बहुत बड़े खसारे का शिकार हो जाएं। फौजे शाहिद साहबा, ये आप जैसे सियार शमसी साहब ने कहा, आपने भी बात की, सी पैक वाली जो बात है
کہ سی پیک جب ہمارے الیکشنز ہونے والے تھے اور بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ، تو سی جی ٹی این نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا اسی حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سی پیک کے خلاف ہے اور اس کی جو نظریات ہیں یا سی پیک کے بارے میں خیالات میں بہت ڈفرینٹ ہیں. تو ایسی صورت میں کیا بنے گا؟ وہ بہرحال میرے جو بھی تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو میں نے خدشات ظاہر کیے تھے سی جی ٹی این پہ لائیو وہاں پہ ٹرانسمیشن میں، تو وہ کچھ اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف چائنا جتنا مرضی مسکرا کے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے ساتھ میٹنگز کرتا ہے، لیکن اندر سے ان کے بیان کے اندر آپ اگر جھانک کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ سے متفق نظر نہیں آتا. ایسی صورتحال میں فوزیہ شاہد صاحبہ، انور اقبال صاحب، ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ فوزیہ شاہد صاحب. دیکھیں منیر، ایک تو میں آپ کو بڑی سمپل سی بات، شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اکانومی کے ہاتھ بڑے کوئی تجربہ کار اور لوگ ہیں. ہمیشہ حکومت کا ایک لائے عمل ہوتا ہے اور حکومت اپنے طریقے سے فائنینس پالیسی بناتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. یہاں ایک اسٹیٹ بینک آپ نے جو ہے وہ دے دیا آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے ملازمین کو، آپ نے ایف بی آر جو ہے وہ بھی باہر دے دیا. آپ کی منسٹری آپ کی کسی طرح وہ ہے نہیں. ایف بی آر ہو گیا، اسٹیٹ بینک خزانہ منتری ہو گیا، اسٹیٹ بینک بھی آپ کا آئی ایم ایف کے قبضے میں ہی ہے. جی، مکمل طور پہ آپ نے ان کو دے دیا ہے. تو حکومت کیا تو کہیں کسی طرح عمل دخل نہیں ہے خزانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. اس کا بہت ہی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی لائے عمل نہیں ہے، آپ کی کوئی لائن آف ڈائریکشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج جو بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیکن جہاں تک اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے نہ تو خزانے کے حوالے سے آئی تھی، نہ دفاع کے حوالے سے آئی تھی، نہ خارجہ کے حوالے سے آئی تھی، اور نہ ہی انٹرنل پالیسی کے حوالے آئی تھی. یہ صرف آئی یہ تھی کرپشن 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 کا نعرے پہ. اس نے پہلے دن سے ایک ہی کام کیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. وہ اس میں حاصل کیا وہ بھی ابھی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ 0+0 والی ہی گیم ہے. حاصل کچھ نہیں ہوا. بے شک سب کو گرفتار بھی کیا، سب کچھ کیا، نیب بھی بہت متحرک ہے. پھر میں دوبارہ آپ کے ہی پروگرام میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میرے لیے تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ 8 اکتوبر سے آپ کے نیب چیئرمین جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، وہ کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں؟ میرے لیے تو یہ بھی ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس لیے میں باقی کیا کہوں، تو حکومت کی کارکردگی تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایجنڈا جو حکومت لے کے آئی تھی وہ بہت بری طرح پٹ گیا ہے. اب حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم جو اس کے ایجنڈے میں نہیں تھے، خزانہ اس کے ایجنڈے میں اگر نہیں تھا تو اس پہ توجہ دے، خارجہ اس کے ایجنڈے میں نہیں تھا اس پہ توجہ دے. اسی طرح جو بھی باقی جو شعبے ہیں جو اس کے ایجنڈے میں نہیں تھے، صرف کرپشن کا ایجنڈا تھا، تو اب ان ایجنڈوں پہ کام کرے، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے. آپ کو ملک کو ترقی کی بھی ضرورت ہے. آپ کل کو بینکرپٹ ہو جائیں گے، آپ کے ادائیگی کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ نے امپورٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. بہت زیادہ اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. انور اقبال صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس. جناب بات یہ ہے کہ ہم نا مسائل سے منہ چھڑاتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے انہوں نے کہا ہمارے شمسی صاحب نے کہ ہمیں جو ہے نا میڈیٹ کرانا چاہیے ان کے بیچ. یعنی بھائی پاکستان کو ایز اے میڈیٹر نہ عراق کا صرف کرتا نہ عرب کرتے ہیں. وہ سب اسٹیٹس کا، امریکہ بھی اس میں ہے، ایران بھی ہے اس میں، سعودی عرب بھی ہے، سب کا رویہ سیدھا سیدھا ہے کہ آپ ایک ضرورت مند ریاست ہیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے. آپ کی ضرورت پیسہ ہے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، اس کے بدلے آپ نے ہم سے ڈیل کرنی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے. اگر وہ آپ کریں گے تو ہم دیں گے، وہ نہیں دیں گے. سب آپ سے اس طرح گفتگو کرتے، کوئی اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. آج آپ 2 ڈویژن فوج ایران اور سعودی عرب کے بارڈر پہ لگانے کو تیار ہو جائیں، کل $2 ارب کا $20 ارب دے دے گا سعودی عرب آپ کو. لیکن آپ کو نہ وہ کر سکتے نہ آپ کو وہ کرنا چاہیے. تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہے صاف نظر آ رہی ہے. اس میں عرب اور اسرائیل ایک طرف اور امریکہ ایک طرف کھڑے ہوں گے، ایران اور اس کے حلیف ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور یہ لڑائی بڑھے گی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے انویسٹمنٹ کی بزنس کیوں نہیں بن رہا فلاں بن رہا. یار آپ سیدھی سی بات ہے، آپ نے رپورٹ دیکھی، آپ کے 2 وزراء کی آئی تھی، اس کے پہلے اس میں اچھا اس میں پی ایم ایل این کے بھی لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں. جتنے انویسٹرز ہیں
सबके पैसे दुबई में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। क्यों? कि किसी इन्वेस्टर को यकीन ही नहीं है कि आपकी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से किसको मुनाफा या मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर फी सबीलिल्लाह नहीं आता, किसी मुल्क की मदद के लिए नहीं आता, अपने इन्वेस्टमेंट पे अपना रिटर्न देखता है। सीपेक के खिलाफ ना इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी के, सब सीपेक के हामी हैं। लेकिन चाइना के भी अपने मफादात हैं। चाइना अपने मफादात के मुताबिक, चाइना के पास ऐसा नहीं है कि चाइना ने तय कर दिया है कि 40 बिलियन या 22 बिलियन डॉलर मैंने पाकिस्तान पर निछावर कर देने, तो उससे एक भंगड़ा कराओ और उसमें नोट फेंकते जाएंगे। ऐसा नहीं है। मसलन आपको जब वो आप डैम ऊपर बना रहे थे, डैम को उन्होंने उनमें इन्वेस्ट करने को तैयार थे, लेकिन जिन्होंने शराइत रखी उस पर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा, और हुकूमत किसी की भी होती पीछे हटती तो वो शराइत कोई नहीं मान सकता था। तो चाइना अपने मफादात के मुताबिक चलेगा, आप अपने मफादात के मुताबिक चलेंगे। मसला सिर्फ ये हो रहा है जिससे हम आंखें चुराते हैं कि हम माशी तौर पे इतने वीक हो गए। एक माशी तौर पे कमजोर मुल्क अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। कश्मीर पे हमें कड़वा घोट पीना पड़ेगा, हर मामले पे हमें कड़वा घोट पीना पड़ेगा। हमें अगले 10-15 साल तक हमारी मईशत में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आएगी, हमें बहुत दिन तक सिसकना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके कोई होती है, इससे पहले कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे सीनियर साहबियों ने बात की कि पहली बात तो ये कि हमें अपने इदारे मुस्तहकम करने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि अगर मुल्क की सतह पर देखा जाए तो हमें अपनी मईशत को मुस्तहकम करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमें इज़्ज़त की निगाह से देखे। इसके साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ फज़ल शाह साहबा, सियार शमशी साहब आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। शुक्रगुज़ार हूँ अनवर इकबाल साहब, आपने हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया और सैर हासिल बात की हमने आज के जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर कुछ मौज़ूआत के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।